नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं और देश के अंदर कई सारी अफवाहें, कन्फ्यूज़न, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि सबसे बेहतर शख्स जो इस पूरी जो कवायद हो रही है उसके बारे में बता सके, तो हम आज बात करेंगे जनरल वीके सिंह के साथ। वो मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी हैं और पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं, और ऐसे सेनाध्यक्ष जो पहले कमांडो जो सेनाध्यक्ष बने थे, इनको पूरा एक्सपीरियंस है। वो सारी चीज़ों को बाकायदा सारी चीज़ों को वो जानते हैं और इसलिए आज कैपिटल टीवी पे हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार मनीष जी। सर, पहला सवाल ये कि जो गलवान घाटी में जो हुआ और उसको लेकर के जो बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसमें आखिर वहाँ हुआ क्या? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, जिन लोगों को ज़मीन का पता नहीं, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि गलवान नदी निकलती कहाँ से है, घाटी कितनी लंबी है, वो अब एक्सपर्ट बन गए। पहले कोरोना के एक्सपर्ट थे, उसके बाद डिप्रेशन के एक्सपर्ट बन गए, अब भारत और चीन के एक्सपर्ट बन गए। गलवान नदी अक्साई चीन की तरफ से निकलती है, काफ़ी लंबी नदी है, तकरीबन 180-200 किलोमीटर चलती है। 1962 के अंदर इस नदी पर युद्ध हुआ था और आखिर में ये शोक नदी में मिलती है। और युद्ध के अंदर हमारी गोरखा की एक कंपनी थी, उसके बाद 5 जाट की एक कंपनी थी, और काफ़ी जिस तरीके से 62 का युद्ध हुआ, जहाँ पे हमारा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व एकदम शिथिल पड़ गया था। शिथिल भी था, जिनको समझ में नहीं आई क्या हो रहा है, अलग अलग हुक्म दिए जा रहे थे। तो बावजूद इसके कि इन दोनों कंपनियों ने बहुत बहादुरी दिखाई, अपने से बहुत ज़्यादा संख्या के खिलाफ, वो पीछे हटते चले गए। और PP-14 जिसका अब नाम आता है, हाँ, जहाँ से नदी जो है पश्चिम की तरफ मुड़कर श्योक नदी के लिए आती है, राइट, उस छोटी सी जगह पर बाद में लड़ाई समाप्त हुई। तब से हम PP-14 पर हैं। ओके। आज भी हम PP-14 पर हैं। तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि लोग बात क्या कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है, हमने एक नदी जो हमारी शोक नदी है, उसके साथ तक एक रोड बनाई जो कि दौलत बेग ओल्दी तक जाती है। इस रास्ते को, इस पे कितने लोग चल रहे हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, इसको देखने के लिए चीन के अंदर बड़ी उत्सुकता, कोई जगह नहीं है। उनको जो जगह जो दिखाई देती है, वो जहाँ पे गलवान नदी आकर मिलती है, उस इलाके में कहीं भी अगर वो आ जाते हैं तो उनको जगह दिखाई देती है। तो उन्होंने एक जैसे वो हमेशा करते आ रहे, उनका नहीं जी, ये लाइन PP-14 से होके नहीं जाती, ये तो आगे से जाती है, हम वहाँ पर आएंगे। उनको रोक दिया गया। ओके। जब उनको रोक दिया गया, आमने सामने जितनी उनकी नफरी थी उसी तरीके से हमारे लोग भी आ गए। उसके बाद वार्तालाप शुरू हुआ, ग्राउंड लेवल वार्तालाप कि आप वापस जाइए, जो कि बॉर्डर पीस और ट्रीटी एग्रीमेंट के मुताबिक है। ओके। बॉर्डर पीस और ट्रीटी एग्रीमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें दी हैं। उसमें दिया है कि अगर पेट्रोल आपस में सामने आते हैं, ट्रुप सामने आते हैं, तो किस टाइप का बैनर लेंगे, क्या बात करेंगे। कुछ चीज़ें उसमें से ज़मीन के ऊपर फॉलो होती हैं, कुछ चीज़ें कई बार हाथ से निकल जाती हैं जब धक्का मुक्की होती है। ओके। हथियार लेकर जाते हैं, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि, और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत और चीन का जहाँ पर भी सीमा है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, चाहे मैकमोहन लाइन हो, गोली नहीं चलती है। ये प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है, राइट। तो इसको आपको मानना पड़ता है। इसके ऊपर 3 मेजर जनरल लेवल बातचीत हुई, एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल बातचीत हुई, और लेफ्टिनेंट जनरल बातचीत के अंदर एक फैसला हुआ कि चीन वाले पीछे चले, हम लोग जो ज़्यादा नफरी लेकर आ गए वो भी कम करें, और
अगर हमारे 10 आदमी PP-14 पे रहेंगे तो उनके बरखिलाफ उनके 10 रहेंगे, और 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे जो है 20 रहेंगे, और 5-6 किलोमीटर पीछे 50 रहेंगे। ये एक फैसला हो गया। तो इस फैसले के मुताबिक चीन के लोग जिन्होंने तंबू लगा रखे थे उनको भी वापस जाना था, उनके खिलाफ जो हमने तंबू लगा रखे थे हमें भी वापस जाना था। शाम के टाइम जो कमांडिंग ऑफिसर थे, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका, वो अपनी पार्टी के साथ देखने गए कि डी एस्केलेशन हुआ कि नहीं हुआ। और उन्होंने देखा कि नहीं हुआ। एक और इसमें यह रहा था कि ग्राउंड लेवल पर चीन के कमांडर ने, जो लोकल लेवल कमांडर था, उसने कहा जी हम भी एक अपने टुकड़ी रखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं आप जाते हो कि नहीं पीछे। अच्छा। तो शाम को शिव ने कहा भाई ये आपने टेंट क्यों नहीं हटाया? उनका नहीं जी हम तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर हम नहीं हटाएंगे तो उसके सहारे हम ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां से हमको वो हाईवे नजर आए। ओके। तो काफ़ी उसके अंदर कहा सुनी हुई, थोड़ा गर्मी भी हुई, और उनके टेंट में पता नहीं क्या था, टेंट के अंदर आग लग गई। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या था। अब आग लग गई तो अफरा तफरी होनी। अब आप सोचिए, आपका एक टेंट लगा हुआ है आपसे 400-500 गज की दूरी पर, अचानक उसमें आग लग गई, वहाँ पे कहा सुनी हो रही है, आप सोचेंगे दूसरों ने जलाया। सही बात है। तो वो उसके अंदर जो है दोनों टुकड़ियां जो वहाँ पर थी भिड़ गई। अब जब भिड़ गई तो नुकसान तो कुछ होना था, और इसके अंदर चीन के, क्योंकि उनके लोग पूरे तो गए नहीं थे, उन्होंने अपने लोग बुला लिए, हमारे लोग भी आ गए। हमारे लोग थोड़ी सी हमारी नफरी थोड़ी सी देरी से, क्योंकि हमारा रास्ता जो है ऐसे चढ़ाई है। ओके। 16,500 की फुट पर 16,500 पर PP-14 है। नीचे से आना नदी से ऊपर तक समय लगता है। हाँ। तो वो झड़प चल रही थी, जब दोनों नफरियाँ ज़्यादा हो गई और झड़प तेज़ हो गई, और ये झड़प 5-6 घंटे रात को चली। इस झड़प के अंदर एक हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो है उनके भी चोट लगी और उनका वो शहीद हो गए। 2-3 और हुए, कुछ लोग पानी में गिर गए। और इस चक्कर में चीन का एक जो बुलडोज़र पीछे खड़ा था उसने हरकत कुछ की तो पहाड़ का कुछ हिस्सा गिर गया, उसके अंदर भी कुछ चीनी गिर गए। ओके। नदी के अंदर। तो ओवरऑल ये हुआ कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो गीले हो गए, नदी में से निकल के जब बाहर खड़े हुए उस सर्दी के अंदर सवेरे तक उनकी हालत खराब हो गई। ओके। और इसलिए बाद में वो शहीद हो गए, कुछ के चोटें भी आई। और ये धक्का मुक्की, डंडे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। जितनी उन्होंने कोशिश की उससे ज़्यादा हमारे बहादुर लोगों ने, नफरी कम भी थी तो भी हमारे लोगों ने दिखा दिया कि भारतीय सैनिक में और ख़ासकर 16 बिहार के जवानों में कितना दम है। लेकिन ये बात जो हिंदुस्तान के अंदर में कुछ मीडिया का एक सेक्शन, और जो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग, और उसमें कुछ एक्स आर्मी के लोग भी थे, उन्होंने ये खबर फैला दी कि 10,000 ट्रुप्स जो है चाइनीज़ जो है वो अंदर घुस आए। तो इसका मतलब वो फेक न्यूज़ है। ऐसा है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन उनकी कलम बिकी हुई है। कलम उनकी बिकी हुई है, उनको जो बोला जाता है वो लिखते हैं। और इन महानुभावों में से एक ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी ज़माने में फ़ौजी वर्दी पहनी थी, उसके बाद वो पत्रकार के रूप में आ गए। खालिस दूध में धुले हुए कांग्रेसी हैं, पूरा उनका परिवार कांग्रेस में रहा है। जो उनको बोला जाता है, जो हुक्म मिलता है, वो उस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाने का काम उन्होंने किया। राइट। ये इतने चहेते हैं कि इनको मनमोहन सिंह जी ने ट्रैक 2 सियाचिन के ऊपर के अंदर अगवा बनाकर इनको भेजा था ट्रैक 2 करने के लिए, और जिसमें ये लोग चाहते थे कि वहाँ पे डीमिलिटराइजेशन हो जाए, सियाचिन जो है हम बार्टर कर लें और चले आएं। ये कहानी क्या है कि मनमोहन सिंह इसे जो है वो पाकिस्तानियों के हाथ वो देना चाह रहे थे? कुछ मनमोहन सिंह जी और उनके बड़े बड़े जो सलाहकार हैं, आज जो सब खड़े होकर
सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, मंत्री भी रहे हैं, इन सब की एक धारणा थी, अरे सियाचिन में क्या है, जैसे नेहरू जी ने कहा ना, अक्साई चिन में क्या है, वहाँ तो घास भी नहीं उगती, सियाचिन में क्या, वहाँ घास भी नहीं उगती, ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये एक मानसिक स्थिति थी, एक मनोवृत्ति थी कि भाई कुछ नहीं होता, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारे जाएं, चाहे पाकिस्तान आधा भारत खा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बचे हुए हैं वो ठीक है। ये एक मन की स्थिति थी। तो इन्होंने 2008-9 के अंदर कोशिश की थी, मुझे याद है तब उस समय जो सेनाध्यक्ष थे उन्होंने हम लोग उस टाइम आर्मी कमांडर थे, हम लोगों से पूछा कि भाई इसका क्या नतीजा होगा। हम जितने भी आर्मी कमांडर थे वहाँ, ज़्यादातर लोगों ने कहा ये गलत फैसला होगा, बात रुक गई। उससे पहले मेरे ख्याल से 2006 के अंदर भी एक बार इसकी बात चली थी। 2011 में इन्होंने 3-4 मीटिंग कराई, एक सिंगापुर में हुई, एक कहीं और हुई, और आखिर के अंदर वो पाकिस्तान में हुई सितंबर-अक्टूबर के अंदर। तो ये मीटिंग किसके साथ हुई? पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तानियों के साथ सितंबर-अक्टूबर। ओह माय गॉड। ट्रैक 2। अच्छा, ये पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के हम बातचीत कर रहे थे कि कैसे सियाचिन को जो है उनको दे दिया कि जाए। हम अच्छे रिश्ते सुधारने के लिए, अच्छा, अगर हम सियाचिन से चले जाते हैं हाँ, तो हम विश्वास करेंगे कि आप सियाचिन के अंदर नहीं आएंगे। आप पाकिस्तान पे विश्वास कर सकते हो क्या? ओह माय गॉड। तो 2011 के अंदर ये चीज़ जो है पहली बार इसके बारे में जब ये उजागर हुई, इसको उजागर किया लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच ने। ओके। कि इस तरीके से शुक्ला जी जो हैं वो इसके हेड बनकर गए, उनके साथ ये लोग थे, और ये लोग सियाचिन को देने की बात करें। पीसी कटोच जी जो हैं वो ब्रिगेड कमांडर रहे हुए सियाचिन के अंदर। ओके। उसके बाद फिर बाकी लोग इसके अंदर कूद पड़े, और काफ़ी इसके अंदर अखबारों में, मीडिया में इसके ऊपर बातचीत चली। उस दबाव के अंदर ये चीज़ दब गई। इसका मतलब है कि ये इस चीज़ को समझने के लिए कि 2006 में एक बार इन लोगों ने सीसीएस में ये प्रपोजल लेकर के ये लोग आ गए थे, और उस सीसीएस में फिर वहाँ पे जो एनएसए थे नारायण साहब, उन्होंने अपोज किया, तो ये मसला ख़त्म हो गया। उस टाइम नारायण साहब ने भी किया, जो उस समय जो सेनाध्यक्ष थे जे उनको भी बोला गया कि तुम भी करो, ठीक है। हाँ। तो हालांकि मनमोहन सिंह जी का उन पर बड़ा विश्वास था, लेकिन कहीं उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि तो गलत होगा। ओके। तो बात खत्म हो गई। उसके बाद वैसे मैं एक बात उससे पूछना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे लोगों ने जो किताबें लिखी है उसमें ये बताया गया कि जे सिंह साहब की जो नीति थी, उन्होंने टेक्निकली प्रधानमंत्री को तो कहा था कि इस पूरे आइडिया से वो एग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली उनसे जब पूछा गया तब उससे वो पीछे हट गए। इसीलिए तो गड़बड़ हुई ना। अच्छा। इसलिए मनमोहन सिंह जी का प्लान वहाँ पे फेल हो गया। हाँ। और उनके जो बाकी लोग थे उनका फेल हो गया। राइट। उसके बाद 2008 या 9 के अंदर उठा। तो ये आप जो बता रहे, ये छोड़ा नहीं उन्होंने। ये आप जो बता रहे हैं कि ये नया खुलासा है कि 2006 के बाद 2008 और 2009 में चला, फिर से इन्होंने मतलब ये कि इनकी वो जो मूल जो प्लान था उससे वो हट नहीं रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद 2011 के अंदर, यानी ये देखिए कि पूरी कोशिश रही, और 2011 के अंदर एक नया तरीका अपनाया गया, ट्रैक 2 के अंदर डाल देते हैं। ट्रैक 2 से जब आएगा तब बोलेंगे कि देखिए ट्रैक 2 के अंदर तो एग्री हो गया है, इसके अंदर सब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वहाँ पर फिर गड़बड़ हो गई, और ये इतना तिलमिलाए 2011 के अंदर। ओके। बहुत तिलमिलाए। और 2011 के आसपास तो आप सेनाध्यक्ष थे, तो उस समय आप तक ये बात पहुंची होगी। मेरे तक पहुंची। मैंने बताया ना आपको कि इसको हाँ। हमने आगे नहीं जाने दिया। मैंने आपको नाम बताया किस किस ने इस चीज़ को उजागर किया। राइट। ठीक है। और ये आगे ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी, मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली। जिस ग्लेशियर को लेने के लिए हमारे इतने लोग शहीद हुए, जिसके लिए इतनी मेहनत लगी, जिसके लिए हमने कहा कि भाई पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा है, आपका तो इस पर हक ही नहीं, आप सियाचिन में कहाँ से सियाचिन की बात क्या करते हैं? पाकिस्तान सियाचिन पे कभी था ही नहीं, कभी नहीं। लेकिन हमारे लोग हमेशा कहते रहे नहीं जी वो सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान बैठा हुआ है। ये इन लोगों ने कहा उस समय। और ये जो जितने महानुभाव हैं ना, जो ट्रैक 2 में गए, और उनके खासकर शुक्ला जी, नहीं जी सियाचिन पे तो इनको पता ही नहीं है। और यही चीज़ अब गलवान के ऊपर हो रही है
कि गलवान घाटी पूरी जो है वो चीन ने ले ली। अरे वो तो 1962 में ले ली थी, तब क्यों नहीं कहा भाई तुमने? हालांकि मैंने एक जगह एक आर्टिकल मैंने देखा है कि ये शुक्ला साहब का एक आर्टिकल था, वो 2008 में उन्होंने इस चीज़ को लिखा था कि पूरी गलवान घाटी जो है वो चाइनीज़ के पास है। उस समय कुछ यूपीए सरकार कुछ प्रेशर में आई थी, तो ये अलग मसला है। लेकिन मैं इस बात को मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो सियाचिन को, पीओके को पाकिस्तान के हाथ सौंप देना है, ये जो जिद थी, कहीं इसके ये फैसले दरअसल ये क्यों लिए जा रहे थे और किसके कहने पे लिए जा रहे थे? देखिए, सरकार यूपीए की थी, अग्रणी उसके अंदर कांग्रेस पार्टी थी, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का था, सारे मिनिस्टर ज़्यादातर कद्दावर मिनिस्टर कांग्रेस के थे, पीएमओ पे सोनिया गांधी का कब्जा था। तो अब आप अपने आप अंदाज़ा लगा लिए किसने बोला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बहुत सारे लोग जो मनमोहन सिंह के आसपास थे, वो नोबेल पीस प्राइज लेने का उनका इरादा था, सकता कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर पीस बना लेते हैं। जो पूरा शख्स यूएन के अंदर एक इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर एक ट्रस्ट था, ओके, एक प्राइवेट ट्रस्ट था इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, मनमोहन सिंह जी को अमेरिकी एम्बेसी के द्वारा उसके लिए सरकार पर जोर लगाकर उधर भेजा गया। 10 साल के बाद वो ट्रस्ट ख़त्म होना था, उसका पैसा बंद होना था। 9 साल के बाद आ गए, किसी ने कोई काम नहीं किया वहाँ पर। आज भी यूएन के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, उस ट्रस्ट ने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही या की जिसको आप इकोनॉमिक एनालिसिस कह सकते हैं। तो ये इस टाइप के लोग हैं। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अगर ऐसी विकृत मानसिकता थी तो दोबारा सोचना पड़ेगा कि उनको क्या कहना चाहिए। एक बात और है कि ये वही जो ट्रैक 2 में जो लोग शामिल थे, ये लोग यहाँ अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन ये राहुल गांधी को क्या हो गया, ये हर दिन जो इस तरह के जो सवाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो क्यों कर रहे हैं इस तरह के? उनके सलाहकार बहुत अच्छे हैं, वो अपने मन से सवाल नहीं करते, जो उनको बोला जाता है। बहुत से लोग हैं उनके सलाहकार। दूसरी चीज़, उनको बात समझ में नहीं आती। हमारे सैनिक निहत्थे चले गए। अरे भाई, पहले उठा के देख तो लो कि प्रोटोकॉल क्या है, आपको पता ही नहीं है। हमने पूरी गलवान घाटी दे दी चीन को। अरे आप इतिहास तो पढ़ लो भाई, थोड़ी भूगोल की नॉलेज भी डाल लो कि गलवान घाटी कितनी लंबी है, 1962 में कहाँ पे आए, कहाँ गए, क्या हुआ। कर सकते हैं ना, कोई अगर समझदार आदमी होगा तो करेगा। ये लोग जो सारी थ्योरीज दे रहे हैं कि वो जो गोल्डी की तरफ जाने वाला जो रोड है, सड़क, वो उसके ऊपर वो नज़र रखने में अभी कामयाब हैं वो लोग जो है। एक चीज़, ये जो गलवान रिवर जो श्योक में मिल रही है और वो जो अंदर जाने के बाद एक टर्न लेती है, उसका डिस्टेंस क्या होगा? तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर। तब तो इसका मतलब है कि जो सड़क से बहुत दूर है, वो सड़क से दूर है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन वहाँ से हो सकती है। ओके, वहाँ से ऑब्जर्वेशन हो सकती है। देखिए, फौज के अंदर 2 टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन या डोमिनेशन बाय फायर। आप ऑब्जर्वेशन है तो आप आर्टिलरी का फायर डाल सकते हैं, लेकिन स्मॉल आर्म्स का फायर नहीं डाल सकते। ओके, ठीक है। जैसे कि हमारी नेशनल हाईवे 1 को कारगिल की हाइट से जब वो देख सकता था तो उसके ऊपर गोले गिराता था, तो वो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन था। ओके, यही काम किया जा सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए उनको PP-14 को कब्जा करना पड़ेगा और गलवान जहाँ पर पश्चिम की तरफ मुड़ती है वहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा, जो कभी वहाँ पे थे ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो सारी जो थ्योरीज दी जा रही है, वो जो ज़मीनी हकीकत है उससे बिल्कुल ही वो मैच नहीं करती है। बिल्कुल नहीं मैच करती। अब एक दूसरा सवाल, जो ये फिंगर 4 को लेकर के एक नया तमाशा इन लोगों ने शुरू किया कि फिंगर 4 के ऊपर जो है वो लोग आ गए हैं, और राहुल गांधी ने एक पिक्चर भी वो दे दी। वो शायद पिक्चर जो फिंगर 4 से 30-40 किलोमीटर दूर की थी, लेकिन फिर भी ये एक अफवाह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद फिंगर 4 तक जो है वो चाइनीज़ आ गए हैं। क्या हकीकत है? देखिए, ऐसा है मनीष जी, हम हमेशा पेट्रोलिंग करते थे और हम पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक। ओके, कभी कभी हम खासकर गर्मियों में जब हमारे पेट्रोल जाते थे
उन्होंने फिंगर 8 के नज़दीक तक रोड बना ली, बनाते रहे, ठीक है। फिंगर 8 के बाद वो हमको आगे नहीं जाने देते थे। ओके। अब पेट्रोल आमने सामने हो गए, वो भी दिखा रहे हैं कि ये हिस्सा चाइना का, हम भी दिखा रहे हैं कि ये हिस्सा भारत का है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उसके आगे नहीं जा पाए। उस रोड का धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी रोड बनाते रहे और उस रोड, और वहाँ पे रोड बनाने का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने डोजर लगाया, पत्थर साफ किए और वो ट्रैक बन गया, वो रोड बन गया, ट्रैक बन गया। जब वो थोड़ा फिंगर 8 के नज़दीक आ गए तो हमारे पेट्रोल्स को 7 के ऊपर रोकने लगे। वो ज़्यादा नफरी में आके रोकने लगे। तो ये आज की बात नहीं है। हाँ, ये कब ये पिछले 10 साल से चल रहा है, 10-12 साल से चल रहा है। और फिर भी हम 6 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, हम भी धक्का मुक्की करके चले जाते थे। ओके। लेकिन हमारा जाना 8 तक कम हो गया। ओके। 10-12 साल के अंदर। अभी जब हमारे पेट्रोल आए तो उनको फिंगर 5 के आसपास रोका गया, उनकी गाड़ियां आ गई। ओके। ठीक है, आपने देखा भी होगा उनकी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी हुई हैं, वहाँ पे धक्का मुक्की भी हुई। और फिर उन्होंने एक और काम किया, जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़कर वो बोट से उन्होंने कुछ ट्रुप्स जो है फिंगर 4 के पीछे उतार दिए। ओके। ठीक है, तो अब जो है हमारे भी लोग फिंगर 4 के ऊपर हो गए ज़्यादा, उनके भी कुछ आ गए, दूसरी तरफ भी आ गए, और उन्होंने वहाँ पे नफरी थोड़ी सी ज़्यादा रख ली। अब जो बातचीत हो रही है कमांडर्स के बीच में वो यही है कि देखिए, स्टेटस को एंटी, आप जहाँ पर नहीं थे आप वहाँ पर नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे, ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें जहाँ हमारी पेट्रोलिंग लिमिट थी, हमारे जो रोड वगैरह बननी थी, और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के टाइम में जब भी सवाल उठा पेट्रोलिंग लिमिट बदली करने का, कभी बदली नहीं हुई। क्यों? ये तो उनसे पूछा जाए, इसका मैं क्या जवाब दे सकता। और ये डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी का भी एक बयान जो है अब आजकल सामने आ रहा है कि जिसमें वो लगातार वो चाइनीज़ की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो कभी भी जब भी बॉर्डर के ऊपर सड़क बनाने की बात होती थी तो उस फैसले को बाकायदा यूपी के दौरान रोक दिया जाता था। देखिए, निष्पक्ष बात कहूँगा। हाँ, 2010 के अंदर 72 प्रोजेक्ट बने जिससे कि हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर रोड और अच्छी हो। हमको एंथनी साहब से पूरा सपोर्ट मिला तो वहाँ बनाने के लिए, लेकिन हाँ, पैसा नहीं मिला। फिर कैसे सपोर्ट मिला ये? भाई वो तो कह रहे हैं कि ठीक, अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ बनाओ। अब जब पैसा ही नहीं मिलेगा बनाओगे कहाँ से? जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं चिदम्बरम जी, हाँ, पैसा तो उनके कंट्रोल में था। अच्छा, फिर वो पैसा नहीं आता था, सिर्फ जुबानी बातचीत होती थी। तो वो 2010, 11, 12, 13, 14 कुछ नहीं हुआ। 14 के अंदर जब नई सरकार आई तो इसका दोबारा पुनरावलोकन किया गया, दोबारा इसको चेक किया गया, और 15 से इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया। राइट। आज स्थिति ये है कि उस 72 प्रोजेक्ट में से जो उस टाइम कुछ नहीं बना था, पिछले 6 साल में 98%, 98% कंप्लीट है। तो बहुत, तो कमाल है। 98% कंप्लीट है। सिर्फ 2% जो है वो 2 रोड हैं 27 किलोमीटर दोनों मिलाकर, जिसके अंदर काम होना है, वो इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाए। इसीलिए लगता है कि माने चाइनीज सरकार वहाँ की आर्मी को जो थोड़ा सा जो है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ और है जो कि सामने आ रही है। 2 साल पहले, 3 साल पहले चाइना ने अपने कमांड सिस्टम को थोड़ा चेंज किया, थिएटर कमांड बने। ओके। जिसमें उसने सिंकियांग और तिब्बत कमांड को बराबर किया, उसको वेस्टर्न थिएटर कमांड का नाम दिया। और फिलहाल उसके अंदर जनरल जोंग हैं, जो शी जिनपिंग के ही इलाके से आते हैं। ओके। और उनकी एक बहुत अच्छी राइज रही है
हर एक चीज़ के अंदर माना जाता है कि बड़ा उनका आगे का कैरियर बहुत ब्राइट है। उनके सिस्टम के अंदर ब्राइट आदमी को तब माना जाता है वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर नॉमिनेट हो जाए। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि सोलंकी चाहते थे कि उनका नाम जल्दी इसके अंदर आए, इसलिए वो कुछ कर दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं लोगों को कि देखिए क्या उन्होंने एकदम से कर दिया। अब किसके खिलाफ करेंगे? एक देश है जिसके खिलाफ आपकी क्या कहते हैं लैंड बॉर्डर सीमा जो है उसका निर्धारण नहीं हुआ, वो है भारत। तो ये सब उनकी एक प्लानिंग थी कि वो कह सके देखिए जी अब हम डीबीओ की रोड भी देख सकते हैं, देखिए हम फिंगर 8 से हमने फिंगर 4 थ्रेटन कर दी, आप बोलिए हम और आगे जा सकते हैं। ये एक इंटरनल उनका ऐसा विश्लेषकों का मानना है। लेकिन ये भी तो है कि वो डोकलाम में पिट के गए थे यहाँ से। देखिए वो इसीलिए ना वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक अलग चीज़ कर सकते हैं। वो बहुत उनकी एक खासियत ये दी जाती है कि वियतनाम की लड़ाई में जहाँ चीन ने मुंह की खाई थी, वहाँ पर वो मल्टीपल एम्बुशेस के नाम से उनकी वो विख्यात एक्सपर्ट नाम हुआ था। तो वो अब ये दिखाना चाहते हैं कि मैं थिएटर कमांडर बन गया हूँ तो मैं इस पूरे थिएटर में क्या कर सकता हूँ। एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों के बीच में ये भी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे जो पत्रकार उस तरीके के हैं जैसे शेखर गुप्ता और जो उनका जो चलता है, ये लोग हिंदुस्तान के लोगों को डरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, वॉर हो गया, तो फिर ये 62 की तरह स्थिति बन जाएगी और बहुत ही माने इंडियन आर्मी की बहुत बुरी हालत होने वाली है। इस तरह का इमेज जो है वो ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है? देखिए काठमांडू वैली का सारा मीडिया जो है चीन खरीद चुका। ओह, आज से काफ़ी सालों से। राइट। पैसा फेंको, कलम उनकी आपके पास आ जाती, जो बोलोगे वो लिखेंगे। और आपने देखा होगा कि काठमांडू वैली का जो पत्रकार है वो कभी हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं लिखता। भारत में भी ऐसे बहुत है। आप इनका सबका एक बार विश्लेषण कराइए, कितने लोग चीन गए घूमने के लिए, कितने लोगों को स्पॉन्सर की गई ट्रिप और कहीं घूमने के लिए, किसको कहीं पर कोई और सर्टिफिकेट चाहिए वो दिलवाने के लिए पैसा कहाँ से आया। आप इसके पीछे ड्रैगन को देखेंगे। अगर आप ड्रैगन के कब्जे में हैं तो आप वही करेंगे ना जो वो बोलेगा। आप वो तो नहीं करेंगे कि जो हिंदुस्तान बोलेगा। नहीं, ये बात भी सही है क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में जब यहाँ चीन के साथ जो अब रिश्ते जो ख़राब हो रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत सारे जो अखबार जो लीडिंग अखबार भी आपने देखा कितने मिलियन डॉलर खर्च किए। 19 मिलियन डॉलर्स तो वो 2 साल के अंदर भी उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े अखबारों को दिया। एक बात और जो लोग जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते वैसे होना नहीं चाहिए, वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन अगर वैसी स्थिति अगर बनती है तो क्या हम लोग चीनियों से इस बार 20 पड़ेंगे? पहली चीज़ तो मनीष जी, युद्ध जो है हमेशा आखिरी विकल्प होता है। राइट। युद्ध से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं। ओके। और ये लोग जो एक जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई हो जाएगी 1962 की तरह होगा, बहुत से, हाँ बहुत सारे लोग, बहुत से जिनको ये नहीं पता कि बंदूक का बैरल किधर होता है, बट किधर होता है। ठीक। और एक मैंने एक बड़ा अच्छा कार्टून देखा था, उसमें भाषण दिया जा रहा है कि लड़ाई करनी चाहिए, सब लोग लड़ाई करनी चाहिए। उनको कहा चलो भाई अब सेना के अंदर भर्ती हो जाओ, सबके हाथ नीचे। ये लोग उस कैटेगरी के हैं, सिर्फ एक भय पैदा करने के लिए जिससे पैसा लेते हैं उसका काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मैं एक किताब आपको की सिफारिश करूँगा, 1962 वॉर दैट वाज़न्ट। ओके। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। 62 के अंदर भी हमारे सैनिक की कोई कमी नहीं थी। हमारे पास साजो सामान नहीं था, एम्यूनिशन नहीं था, गर्म कपड़े नहीं थे,
जिसके लिए नेहरू जी ने गलत बयान दिया सदन के अंदर, अचानक भेज दिए गए थे, एक्नोलेटाइज नहीं थे। लेकिन जहाँ पर हमारे ट्रुप्स ने अपने डिफेंसेस तैयार किए और वहाँ से लड़े, चीनियों को बहुत भारी नुकसान हुआ, चीन आगे नहीं बढ़ पाया। ओके, 62 में भी? 62 में भी। लेकिन हमारी दिक्कत क्या हुई, वहाँ पर जो राजनीतिक नेतृत्व था और उस समय जो उन्होंने जिन लोगों को, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे 4 कोर के कमांडर कॉल साहब हों, या ऐसे लोगों को जो उन्होंने ऊपर किया था, उनको जब उन्होंने कहा हो जाएगा, आसाम खाली करा दो। आपको पता है नेहरू जी आसाम खाली कराना चाहते थे। ओह माय गॉड। तो एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जो सैनिक जहां पे लड़ रहा था उसको बोला गया नहीं नहीं पीछे चलो। वो जब पीछे जब चलने लगा तब वो एम्बुश हुआ, वो मारा गया, नुकसान और एक ऐसी स्थिति हो गई, आप यहां पर आप लड़ने के लिए तैयार हो, आपके दोनों तरफ से ट्रुप्स निकल गए, आप कैसे लड़ोगे? सही बात है। तो इसीलिए मैंने आपसे वो सिफारिश की, किताब को ज़रूर पढ़िएगा, कि आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सैन्य तौर पर नहीं हारे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिसाइसिव लीडरशिप नहीं था उस समय। अभी लीडरशिप ठीक है, ट्रुप्स वही हैं जो डटकर लड़ सकते हैं, कोई कमी नहीं है हमारे ट्रुप्स के अंदर। जब आमने सामने करने का मौका आएगा, तो जैसे गलवान के अंदर जो उन्होंने ट्रुप्स बदल करके लाया, आपको पता नहीं इन्होंने क्या किया, कि होता ही है कि जब ट्रुप्स पेट्रोल करते हैं कुछ समय के बाद एक दूसरे को जानने लगते हैं। राइट। अरे ये तो कल भी आया था, हाँ, अरे पिछले महीने भी देखा था इसको मैंने। और उसके बाद जो थोड़ा सा उनके अंदर आपस में मेल जोल भी होने लगता है। इसको तोड़ने के लिए जोंकी साहब ने जो ट्रुप्स भेजे गलवान के अंदर, उस सिंकियांग से आए थे। ओके, ताकि अलग हो, इनको कोई वो नहीं है, पता ठिकाना ना हो ठीक है। हाँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो इन्होंने कोशिश की भारत के सैनिकों के साथ करने की, और उसके बाद जो इनका हाल हुआ, वो पूरे चीन के सैनिकों को पता चल गया होगा कि भारत से पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाइनीज़ मिलिट्री जर्नल्स कुछ मैं देख रहा था, जिसमें जी पहले की रिपोर्ट है ये, कि हिंदुस्तान के पास जो माउंटेन में फाइट करने के जो 12 डिवीजन्स हैं, उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट, जो उस टेरेन में लड़ने के लिए जो दुनिया का सबसे बेस्ट माने वो आर्मी है। क्या ये वाकई सही है कि क्या जो हिंदुस्तान के पास जो माउंट उस तरह के टेरेन में लड़ने की जो काबिलियत है, वो वाकई उनसे बेहतर है? मनीष जी, हमारा सैनिक चाहे वो माउंटेन डिवीज़न में हो, चाहे वो इन्फेंट्री डिवीज़न में हो, चाहे वो अंडमान निकोबार में हो, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। लोग बाग दूसरे देशों में आके देखिए, 3 महीने के बाद कहते हैं जी बड़ी देर हो गई, अब तो हम बिल्कुल, अभी तो घर जाने के लिए छुट्टी चाहिए। हमारा आदमी 3 साल रहता, छुट्टी नहीं मांगता, बार बार जाता उस इलाके में, बीच में भी आता तो भी काम में लगा रहता है, तब और चीज़ें आ जाती हैं, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे। तो हमारा सैनिक स्वतः अपने मन से अपने देश के लिए आया है, वहाँ पर उसका कान पकड़कर उसको फौज में डाला गया है। दोनों के अंदर फ़र्क है। तो ये आप जिस तरह से मुस्कुरा करके जिस कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्वियसली उसको आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, 3-4 ऐसी कमियां जो चाइनीज़ आर्मी की, जो उस वजह से ये बैटलफील्ड में बाकायदा बहुत ही वीक पड़ जाते हैं, जिस तरह से वियतनाम में भी ये पूरी तरीके से वो पिट के आए थे, वो क्या क्या वो 4 कमियां हैं चाइनीज़ आर्मी की, जो हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा उस फेवर में वॉर के पोजीशन में ला के रखेगा? आप जिसका कान पकड़ कर लाए हैं और उससे बैल की तरह काम करवाना चाहते हैं, फ़र्क तो होगा ना। सही बात है। दूसरी तरफ वो आदमी है जो स्वतः आया है, उसको पता मैं किस लिए आया हूँ, बहुत फ़र्क होगा। तो एक तो रिक्रूटमेंट का जो पॉलिसी है, एक सोचने वाला आदमी है, हाँ, एक जो उसको हुक्म दिया है वो करने वाला आदमी, राइट, दोनों के अंदर फ़र्क है।
ये 62 के अंदर भी फ़र्क था। और जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ हमारे सैनिक खड़े होकर लड़ गए, जो पोजीशन दिया, वालोंग ले लीजिए, वालोंग के अंदर चीन 6 कुमाऊं की पोजीशंस को तोड़ नहीं पाया, उसको पहाड़ों में से घूम के जाना पड़ा। ओके। नामका छू पर 2 राजपूत और फर्स्ट सिख के जो ट्रुप्स थे, उनको तोड़कर बड़ी मुश्किल से निकला। पलटने खत्म हो गई, बट से लड़े लोग बाग, एम्यूनिशन खत्म हो गया, बट से लड़े। लेकिन इस तरह की कहानियाँ हम लोगों को क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग बाग सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छी कहानियाँ अगर लोगों को बताएंगे अपने शौर्य की, तो फिर लोग बाग जो है उनका शायद ध्यान सेनाओं पे ज़्यादा चला जाए। कुछ हमारे यहाँ एक मनोवृत्ति रही है कि सेनाओं को पीछे छिपा के रखो, और ये स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई चीज़, इसको निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो आप 1962 की जो कहानियाँ जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो ये बातें तो हर बच्चे को इस देश के बारे में उसको पता होना चाहिए कि किस बहादुरी के साथ हम उसमें लड़े थे। मैं आपको एक 2 राजपूत का एक इंसिडेंट बताता हूँ। दशरथ सिंह, सूबेदार दशरथ सिंह, जब कोर कमांडर आए, उन्होंने कहा वहाँ पे नीचे ऐसे डिफेंस होंगे, और उन्होंने थोड़ी अंग्रेज़ी अपनी मारी ऐसे। तो दशरथ सिंह का साहब एक शक है, सर ये तो हम पहली बार इस तरह की लड़ाई के बारे में देख रहे हैं, हम नीचे हैं, दुश्मन तो हमको मार देगा, हमें तो ऊपर होना चाहिए। उसको बहुत झाड़ लगाई उन्होंने, उसको कोर्ट मार्शल कर दो, खैर उसको बचा लिया गया। जब लड़ाई शुरू हुई, दशरथ सिंह के कंपनी कमांडर मर गए थे, दशरथ सिंह ने कंपनी संभाली, उनके गोलियां लग गई। बाद में जब चीनी ऊपर से आया तो एक आदमी ने, और मेरे ख्याल से उनके 30-40 गोलियां शरीर पे लगी हुई थी। तो कभी वो बेहोश होते थे, कभी जो है खून बह रहा था। और उस टाइम उनका जो पीछे के जो चीनी मॉपिंग अप स्क्वाड आया, जिसमें एक डॉक्टर भी था, एक नर्स भी थी, बाकी सैनिक थे, वो देखते थे कि ये आदमी जिंदा है कि मरा हुआ। ठीक है, जो जिंदा उसके गोली मारी, आगे चले गए, या जो घायल है, जो निकल सकता है, इससे सवाल पूछा जा सकता है, उसको ले जाते थे। तो जब वो उसके नज़दीक आए तो इन्होंने कुछ बोला होगा, तो नर्स ने अपना कान लगा के सुना। नर्स ने पूछा कहाँ से हो? अब वो थे तो बनारस के, उनके मुंह से निकल गया इलाहाबाद। तो नर्स ने उसके ऊपर टिक लगा दिया, उनको एवैक्यूएट कर दिया, उनका इलाज चला, और बाद में वो वापस आए हिंदुस्तान में 30-40 गोलियां लगने के बाद। ओह माय गॉड। तकरीबन ठीक हो गए, फेफड़े उनके ख़राब हो गए। तो आते टाइम वो नर्स उनको छोड़ने आई, तो उन्होंने कहा भाई तुमने मुझे बचाया क्यों? उसने कहा क्योंकि मैंने अपने नर्सिंग की शिक्षा इलाहाबाद में ली थी। ओह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। 30-40 गोली खाकर भी आदमी जो है, उसके बाद बनारस के महाराज ने उनको अपना एडीसी बना के रखा। और ये जो यूनिट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन सिर्फ 30 या 35 आदमियों को छोड़कर बाकी सारी यूनिट वहाँ पर शहीद हो गई, लड़ते लड़ते। नामका छू के ऊपर। ये कहानियाँ देश के हर लोगों को जानना चाहिए। जानना। एक आखिरी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ, ये जो प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार ये जो हमले किए जा रहे हैं कि जिस तरह से राहुल के छुपे हुए हैं, फैसले नहीं ले रहे हैं, 56 इंच का सीना कहा गया, क्या लगता है कि ये इस तरह की बातें करके ये लोग किसकी मदद करना चाह रहे हैं, और ये क्या इस तरह के सवाल जायज़ हैं? देखिए, कोई ना कोई तो इंटरेस्ट होगा जब आप चीन की इतने हिमायती बन रहे हैं। डोकलाम के अंदर भी आपने देखा, राइट। वो इंटरेस्ट क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा और कहीं था वो मकाऊ के अंदर इन्वेस्ट कर रखा या बैंकों में रख रखा? मुझे नहीं पता, मैं तो सवाल कर रहे हैं, सवाल अपने आप से कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि ऐसा क्या आपको क्या कहते चीन का प्रेम खा गया, या चीन ने आपको बोल दिया कि आपको प्रधानमंत्री बनवा देंगे? बेतुकी चीजें चल रही हैं।
2008 में इन लोगों का एक MOU भी साइन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ हाँ, चाइना तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच में MOU है। अब उस MOU के हिसाब से अनलिखित चीज़ें क्या हैं हमें नहीं पता। बीच में ये कैलाश मानसरोवर भी गए थे। हाँ, कैलाश मानसरोवर गए थे, जहाज़ खराब हो गया, नेपाल के अंदर एक रात रुके, बड़ा अच्छा इन्होंने वहाँ का चिकन पसंद आया इनको, खा पी के अगले दिन फिर निकले, तीर्थ यात्रा करने गए थे। चिकन चलता है ना तीर्थ यात्रा। लेकिन लासा में ये क्या कर रहे थे? अब ये तो इनसे पूछना चाहिए। ये क्योंकि ये जिस तरह की गतिविधियां इनकी है कि चुनाव हारे, फिर उसके बाद वही मैं अचानक कह से रहा हूँ ना, एक महीने के लिए गायब हो गए। हो सकता है चीन ने कोई वायदा किया हो कि देखिए हम आपको आपकी मदद करेंगे। लेकिन सवेरे सवेरे उठ करके ये मोदी के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ ट्वीट वगैरह जो कर देते हैं। ऐसा है मनीष जी, जो शख्स मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश जिसके बारे में चर्चा हो रही है, बहुत अच्छा अध्यादेश है, मकिन साहब उसका बखान कर रहे हैं, और अचानक दर्शन होते हैं राहुल जी के, आकर वो भाव ऊपर करते हैं और उसको फाड़ देते हैं, कहते हैं आज से अध्यादेश खत्म। आप विश्वास करोगे क्या ऐसे आदमी पर? और वैसे ही प्रधानमंत्री जो ये सब होने के बावजूद अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो अभी जो चीन के साथ जो देखिए बातचीत चल रही है। हाँ। बातचीत, मैंने जैसे कहा कि युद्ध जो है हमेशा आखिरी विकल्प होता है। बातचीत चल रही है, मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो और बहुत सारी चीज़ें, तब तक जो है लोगों को बताइए कि आप सस्ता और ख़राब चीनी सामान जो आता है उसका बहिष्कार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे जनरल VK सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी सेना पूरी तरीके से चीनी सेना से निपटने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। प्लस जितनी भी सारी जो अफवाहें फैल रही हैं कि गलवान घाटी हमारे हाथ से चला गया, तो फिंगर 4 हमारे हाथ से चला गया, चाइनीज़ आ गए हैं, उनका 10,000 सैनिक जो है हिंदुस्तान की ज़मीन पे आ गया है, तो ये झूठी अफवाहों के ऊपर बहुत ही क्लियर कट तरीके से जनरल साहब ने बताया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।